ये तो रही फसल चक्र बनाने की बात, जिसके लिए सरकार को कुछ करना पड़ेगा। और दूसरा, जैसे कि मोदी जी ने भी बोला था, एक एक बूंद जो पानी की है वो अमृत समान है। इसी उद्देश्य से हमको संकलित करना होगा। हाल ही में पिछली गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा एक सिस्टम बनाया था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। केरल का एक जनपद है वलसारा, उस जनपद में एक प्रयोग के तौर पर एक सिस्टम बना। तो वो पानी, जो वर्षा का पानी था, वो उन्होंने एकत्रित किया और 8 महीने चलाया। उसके लिए पूरे देश भर से डेलीगेशन उसे केरल गवर्नमेंट ने भेजे देखने के लिए कि भाई वहाँ जब लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसे ही हमको अब यहाँ करना पड़ेगा। हर घर की छत पर इस तरीके का हमको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि वो पानी जो ऊपर से गिरेगा वो पानी को नाली में बहने नहीं देना है। तभी हम पानी की बचत कर सकते हैं और उस पानी का हम लोग कपड़े धोने में, बर्तन साफ़ करने में यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत पानी है हम लोग अपने समरसेबल से पीने के लिए खींच लें, तो बहुत कुछ जो है बचत हो जाएगी। लेकिन इसके लिए प्रॉपर तरीके से नीति बनानी होगी, सरकार को इसमें सख्ती से काम करना होगा और हम लोगों में अपनी जागरूकता की बढ़ानी होगी। अगली पीढ़ी के लिए तभी पानी ये बच पाएगा। इसके लिए जो मेन जो चीज़ है, वो एक और बात आती है विचार में, जो मेरी अपनी बात है, यानी मैंने जो सोचा है, हालांकि मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। जो आप देखिए कि बिहार और आसाम 2 प्रदेश ऐसे हैं जहां वर्ष में कभी भी बाढ़ आ जाती है। पता चली कि सर्दियों में बाढ़ आ रही है, पता चली मई महीने में आ रही है और जुलाई में भी आ रही है। अभी हाल ही में मई में आसाम में बाढ़ आ गई। वो कैसे आई बाढ़? जो वहाँ नदियाँ हैं वो ऊंचाई से बहती हैं, और ऊंचाई से यानी नेपाल की तरफ से बहती हैं, और आधा बिहार बाढ़ में डूबता है हमेशा और आधे बिहार में सूखा पड़ती है। तो जहाँ बाढ़ आती है, जो ऊंचाई से पानी आता है, वहाँ पर कुछ डैम बनाए जाएं, जगह जगह डैम बनाए जाएं। जो उन डैमों को यहाँ भी बनाया जा सकता है, यमुना और गंगा के किनारे। उन डैमों में पानी भरा जाए वर्षा का, और भी बीच में अगर कहीं नदियाँ नहीं हैं तो भी वहाँ डैम बनाए जा सकते हैं। वर्षा के पानी को एकत्रित करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम करना होगा। इसके लिए मनरेगा योजना है, और जगह जगह जो छोटे छोटे ग्राम पंचायत जिस तरीके से बना रहे हैं एक छोटे तालाब, वो यूज सफल नहीं है, क्योंकि उन पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। ग्राम पंचायत में वो जो चीज़ें हैं वो वहीं तक सीमित हो जाती हैं, उनका वो श्रम भी बेकार जा रहा है। इसके लिए हर ज़िले में कम से कम उसके 2, 4, 6, 10, 20 एकड़ में एक बहुत बड़े डैम बनाए जाएं। उनमें वर्षा का, और वो पक्के हों, उसमें वर्षा का पानी हो और उसको फ्लो पंपिंग करके उस पानी का यूज किया जाए। और दूसरे जो जैसे जहाँ पानी, जैसे हमारा तो गंगा यमुना के बीच का जो इलाका है, यहाँ पानी गंगा का पानी आ सकता है, लेकिन उन जिलों में जहाँ गंगा और यमुना के किनारे नहीं है, वहाँ इस तरीके के डैम बनाए जा सकते हैं। ये मेरा अपना विचार है, मेरी अपनी सोच है। इस पर सरकार को करना होगा। और ख़ासकर बिहार और आसाम की बात मैंने इसलिए की कि वहाँ ऊंचाई से पानी आता है, तो ऊंचाई पर अच्छे तरीके से डैम बन सकते हैं। मैं जानता हूँ कि बॉम्बे में जब वर्षा नहीं होती है तो वहाँ के लोग बिलबिला उठते हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ डैम से पानी आता है, वर्षा का पानी है, उसको साफ़ करके पिया जाता है। उस तरीके से जगह जगह बनाने होंगे, तभी ये भूजल है जो पानी बचेगा। और अन्यथा पानी का इसका दुरुपयोग होता रहेगा और इसका दोहन होता रहेगा। इसको हमको रोकना है। वर्षा जल को बचाने के लिए भी जो एक सिस्टम, जो मैं जैसा आपको बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसको अनिवार्य किया जाए। आप देखिए कि जब जिस समय पिछली गवर्नमेंट ने ये बनाया था, उस वक्त बहुत अच्छी मंशा थी। 300 गज का एक कोई मकान है, तो उसके लिए अनिवार्य रूप से ये कह दिया गया था कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाएंगे, अन्यथा आपका मकान सीज कर दिया जाएगा। आज तक कोई मकान सीज नहीं हुआ। और 250 वर्ग गज का सरकारी भवन बनेगा, तो उसके लिए भी ज़रूरी था कि वो हर हालत में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। सरकारी बिल्डिंग आप देख लीजिए, अगर कहीं होगा तो वो चल नहीं रहा है। जब वो चल नहीं रहा है तो वो पानी, वर्षा का पानी एकत्रित कैसे करेंगे, और उसको वर्षा को पानी को नीचे डालेंगे ही। यही वजह है कि पानी रिचार्ज नहीं हो रहा है। वर्षा का पानी बह जाता है, वर्षा से जो पानी हम लोग हमारी छत पर गिरता है उसको भी हम बहा देते हैं,
तो आखिरकार ये पानी अप होगा कैसे, ये नीचे खिसकता चला जाएगा। जो 715 mm वर्षा होती है, उसका एक मोटे तौर पर जो एक आकलन किया गया है हमारे विशेषज्ञों ने, उसमें एक आप ये मान के चलिए कि 100 वर्ग गज का अगर कोई मकान है तो एक साल के अंदर 60,000 लीटर पानी, वर्षा का पानी वहाँ गिरता है उस मकान में। 60,000 लीटर पानी में से 40,000 लीटर पानी को हम लोग नीचे डाल सकते हैं, यानी साफ पानी को डाला जा सकता है ज़मीन के नीचे। पानी नीचे रिचार्ज होगा। 1000 लोगों की कॉलोनी है, 1000 मकानों की कॉलोनी है, तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हर व्यक्ति इसको करने लगे तो अगले साल जो पानी नीचे खिसक रहा है वो अप होता चला जाए। लेकिन उसमें सावधानी ये बरतनी होगी कि पानी दूषित नीचे न जाए। कई बार बहुत सारे घरों में केमिकल होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में पानी बह करके केमिकल से मिलता है। अब पता चली कि डीजल से मिला हुआ या किसी केमिकल से मिला हुआ पानी हम उसको पाइप के नीचे ज़मीन में डाल रहे हैं, तो अगले साल अगर हम पानी पिएंगे, उसको पानी को एक साइकिल बनेगी तो उससे बीमारी फैलेगी। ये चीज़ का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बड़ी सतर्कता की चीज़ है, लेकिन इसके अलावा और कोई ऑल्टरनेट है भी नहीं। जो बड़ी चीज़ इसमें ये भी है कि जो मैंने महसूस किया है, जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको पानी की गंभीरता इतनी मालूम नहीं है। आप देखिए कि हमारे घरों में छोटा बच्चा वो हमसे ज़्यादा पानी खर्च करता है, यूज करता है पानी पीने में और ब्रश करने में। उसको पानी की महत्ता बताने के लिए, उसको समझाने के लिए कि भाई आप पानी का वेस्टेज मत करिए, ये पानी बहुत कीमती है, तो उसके लिए हमको विचार करना होगा। ये सभी चीज़ें पाठ्यक्रम में लानी होंगी, बच्चों को पढ़ानी होंगी। कक्षा 1 से लेकर के कम से कम 10 तक उनके अंदर ये भावना पैदा करनी होगी कि जो भूजल है वो कितना है, अमृत समान है और उसके अंदर पानी ज़्यादा है नहीं, इसी को बचाना है। और दूसरे यूज़ों के लिए हमको वर्षा का पानी एकत्रित करना है और उससे हम और उसका उपयोग करें। स्कूलों में प्रेयर के समय भी बच्चों को संदेश दिया जा सकता है, पैम्फलेट बना करके भी बताया जा सकता है। अब रही बात किसानों की, किसानों में ऐसा नहीं है कि किसान कोई ज़िद्दी हों। किसानों में भी अगर ये बात हम लोग फैलाएं कि भाई आप लोग पानी खींच रहे हैं, इतना पानी वेस्टेज होता है, उससे तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा, कैसे तुम्हारे पानी पीने के लिए व्यवस्था होगी। तुम तो एक 6 इंच का जो पाइप लगा करके पानी खींच रहे हो, तो उनमें भी जागृति लाई जा सकती है। ये सब काम जन जागरूकता के हैं। इसके लिए सरकार को भी करना होगा, हम लोगों को भी करना होगा। अन्यथा एक दिन ये आएगा कि ज़मीन के अंदर पानी नहीं रहेगा तो हम लोग जीवन कैसे निर्वाह करेंगे, ये सबसे बड़ी चीज़ आ जाएगी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो यही है कि हम लोग अपनी फसलों को इस तरीके से करें कि जैसे आपने देखा होगा ट्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई जिसको बोलते हैं, उसमें छोटे छोटे बूंदों से भी फसल उगाई जा सकती है। इजराइल में ऐसा ही होता है, वहाँ पाइप से पानी नहीं खींचा जाता, जो खींच लिया जाता है उसको वहाँ छोटे छोटे डैम बने हुए हैं, उसमें से पानी लेते हैं और उस पानी से फसल भी उगाई जाती है और वहाँ लोग उस पानी का सदुपयोग करते हैं। अब आप कल्पना करिए कि पानी वहाँ रिसाइकिल होता है। 75% पानी, जैसा कि मैंने पहले बताया, वहाँ रिसाइकिल होता है। जिस नहाते समय टब में पानी गिरे और उससे कपड़ा धोए, कपड़ा धोने के बाद जो पानी बचे उससे पौधे में लगाना, हम लोग सोच भी नहीं सकते। इस सब चीज़ पे हमको सोचना होगा। हमारे देश में, विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं है जितना कि दोहन हम लोग कर रहे हैं और दो देश कर रहा हो। आबादी के अनुसार, एरिया के हिसाब से चीन हमसे बड़ा है, लेकिन वहाँ भी 6.9 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन ज़्यादा होने के बावजूद भी वो पानी का दोहन हमसे कम कर रहा है। और इसके लिए खासकर पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, इन किसानों को जागरूक करना पड़ेगा। जलवायु, उनको बताना पड़ेगा कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। पानी के जो ग्लेशियर हैं वो सिकुड़ रहे हैं, पानी ऊपर से आ नहीं रहा है। गंगोत्री में पानी वर्षा के समय ज़रूर बढ़ जाता है, लेकिन ग्लेशियर बहुत कम पानी दे रहे हैं। अब आप गर्मी में देखिए, बिल्कुल सूखी है यमुना, तो बिल्कुल सूख ही गई। ये सभी चीज़ उनको बतानी होगी। नीति आयोग ने भी ये बात मानी है कि हमारे देश की फ़िलहाल 40% पॉपुलेशन पानी के संकट से झेल रही है और आने वाले वक्त में बहुत ज़बरदस्त संकट पैदा हो जाएगा।
2030 तक इससे 6% जीडीपी गिरेगी। अगर पानी का संकट बढ़ा तो जीडीपी गिरने का असर सीधा सीधा सा कि हमारा जितने भी डेवलपमेंट हैं वो सब रुक जाएंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए 1/4 बजट का हिस्सा पानी पर खर्च करना पड़ेगा, जो एक मोटा मोटा सा आंकलन है। सन 35 के बाद पानी की जो क्राइसिस मचेगी उसके लिए इतना महंगा पानी खरीदना पड़ा करेगा। अब आप लगाइए कि बच्चे को पढ़ाएंगे, कुछ समय और चीज़ों के लिए खर्च करेंगे कि पानी के लिए खर्च करेंगे। अब तो पानी को जो है बर्बाद कर ही दे रहे हैं। और जो चीज़ आई थी जो मैंने पहले उल्लेख किया, नदी जोड़ो अभियान, उसको भी कुछ करना पड़ेगा। हमारे देश में जो नदियां हैं वो कुछ ऐसी हैं जो जोड़ी जा सकती हैं, कुछ नदियां ऐसी हैं जिनका तल ऊंचा है, किसी का नीचा है, वहाँ कॉस्टली पड़ेगी। लेकिन छोटी मोटी नदियों को जोड़ने के काम में प्रगति लानी पड़ेगी। इसके लिए पिछली बार मैंने गूगल ऐप पर भी ये विचार व्यक्त किए थे, तो उस वक्त जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी अजय कुमार जी हमारे साथ थे, हम और दोनों मुख्य वक्ता थे, और उन्होंने ये बात बताई थी कि किस तरीके से सरकार प्रयास कर रही है और नदी जोड़ने का जो अभियान है वो उसमें भी थोड़ा सा प्रयास हो रहा है। और जो अभी हाल ही में नदी जोड़ो अभियान के अलावा जो और भी जो एक्ट बने हैं, उन एक्टों को भी हमको, उन कानूनों को भी सख्ती से पालन करना पड़ेगा। भारत की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी बशर्ते हम लोग जो शेष पानी बचा है उसके लिए ये एक ध्येय वाक्य लेकर के चलें कि हमारे लिए वो जो पानी नीचे है वो सिर्फ पीने के लिए है, और कामों के लिए पानी को हमको अलग से यूज करना है, और ज़्यादा नहीं है। इसमें थोड़ी शक्ति बरतनी पड़ेगी। और जो कानून बने हैं उसमें हर घर में एक तरीके से उसमें डैम बनाए जाएँ, एक छोटे छोटे वो है, उससे कुछ महीने गर्मी के कट जाएंगे और बाद में थोड़ी थोड़ी वर्षा होती रहती है, ऐसा नहीं है। तो ये सभी चीज़ें जो है सामान्य हो जाएंगी। और मेरी तो आप सब लोगों को शुभकामनाएं हैं। इसके लिए आप लोग मनन करिए, सब बुद्धिजीवी लोग हैं, कि अगर हमने ज़्यादा दोहन किया और दोहन को न रोका, पानी के दोहन को, तो ज़मीन के अंदर पानी नहीं रहेगा तो पानी कहाँ से लाएंगे? इसका तो कोई कहीं विकल्प ही नहीं है। और आज की जो वार्ता है, आज मेरे साथ आप सब लोग मौजूद रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ नवीन कुमार जी जुड़े हुए हैं, कुलदीप सिकरवार हैं, शशि सिंह बहुत अच्छा ये बता रही हैं कि बहुत अच्छी जानकारी दी है। खासकर गृहिणियों के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग अपने बच्चों को सिखाएं कि पानी को बर्बाद होने से बचाएं। पानी आप देखिए, चुपचाप देखिए, सुबह सुबह बच्चा जो है कि जो टूथब्रश करता है वो कितना पानी खर्च करता है, और आप कितना करती हैं, और आपके हस्बैंड कितना करते हैं। वो बहुत कम पानी यूज़ करते हैं, बच्चे ज़्यादा करते हैं। बच्चों में ये भावना लानी पड़ेगी। ये सभी चीज़ें सोचना होगा।